नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एपीएमसी कांगड़ा के गड़बड़झाले की खबर के साथ। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद एपीएमसी कांगड़ा में हड़कंप मच गया है। डीसी कांगड़ा ने आनन फानन में आज कमेटी की बैठक बुलाई है, लेकिन इस बैठक से पहले न्यूज 18 के हाथ इस बैठक के प्रस्ताव की कॉपी भी लगी है और इस कॉपी से साफ झलक रहा है कि घपले को छुपाने की कोशिश की जा रही है। प्रस्ताव के एजेंडा नंबर 9 में वही मुद्दा शामिल किया गया है जिसका न्यूज 18 ने खुलासा किया था। दरअसल धर्मशाला सब्जी मंडी की दुकान नंबर 10 ई रिटेल के लिए आवंटित हुई थी, लेकिन उसमें थोक विक्रय का कारोबार चल रहा है। और इतना ही नहीं, दुकान नंबर 10 को एपीएमसी कांगड़ा सचिव ने साल 2017 में बिना बोली के ही अपने चहेतों को दे दिया, जिसके बाद न्यूज 18 के पास, आपको बता दें, पुख्ता सबूत लगे। आज की बैठक में इस रिटेल की दुकान को ही थोक की दुकान में तब्दील करने की तैयारी की गई है, जिससे साफ जाहिर होता है कि इस घपले को छुपाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त हम एपीएमसी की उस मंडी में हैं जहां पर ये सामान यानी यहां पर फ्रूट्स और इसके साथ ही साथ वेजिटेबल्स जो हैं वो यहां पे खरीदी और बेची जाती हैं। न्यूज 18 ने जिस गड़बड़झाले का खुलासा किया है वो गड़बड़झाला इसी मंडी में हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये मंडी एपीएमसी की ये मंडी है, यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केट जो कमेटी है उसकी ये दुकानें हैं, उसके ये बूथ हैं। और ये दुकानें और बूथों की अलॉटमेंट जो है वो 2017 में हुई है। बावजूद इसके यहाँ पर क्या कुछ होता है, किस तरह की गड़बड़ियां पाई जाती हैं, हम आपको एक एक करके दिखाएंगे। हम इस वक्त जो खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि ये इस मार्केट मंडी की 10 नंबर दुकान है। ये 10 नंबर दुकान जो है जहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये ई रिटेल काउंटर है, यानी यहाँ पर आप परचून में ही चीजें बेच सकते हैं। बावजूद इसके आपको यहाँ पर थोक में सारी चीजें मिल जाएंगी। क्योंकि इसका एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण मैं देता हूँ। मैंने अभी जो है वो यहाँ पर सामान खरीदा है और ये सामान आप देख सकते हैं कि ये 20 किलो के मटर मैंने यहाँ पर खरीदे हैं। इसके साथ ही साथ जो है वो घिया मैंने यहाँ पर 20 किलो 9 नंबर से खरीदा है और इसके साथ जो मैंने गाजर यहाँ पर 20 किलो खरीदी है, जो कि यहाँ पर परचून में मिलनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे ई रिटेल लिखा हुआ है। इसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ये 2 किलो सेब भी खरीदे हैं और इसका पक्का बिल मुझे नहीं दिया गया। आप पक्का बिल नहीं देते? देते सर, अभी देते हैं। कब देते? नहीं, आप नहीं चाहिए हमें। आप क्यों नहीं देते? आपने मांगा नहीं सर। अच्छा, मांगने पे ही देते हैं आप? हाँ सर। ये परचून है या फिर होलसेल है? होलसेल है सर। तो ये परचून क्यों बिक रहा है? सर आपने मांगा तो मंदिर जाना होगा तो फल दे देते हैं, और क्या है इसमें। अच्छा, ऐसा होता है मतलब? हाँ। कुछ परचून की दुकानों पे जब हमने होलसेल की चीजें मांगी तो उन्होंने परचून देने से मना कर दिया और होलसेल दी, होलसेल की चीजें दी। ऐसा क्यों है? होलसेल हम भी दे रहे हैं सर, आप बोलो क्या लेना सर। आप पक्के बिल नहीं देते? बाद में देते हैं। अभी कब देते हैं? जब सामान बिक बक के चला जाता है तब देना था सर, अभी बाद में देना था। हाँ, बाद में देना था। खुद कृषि मंत्री जो हैं वो, उनकी डायरेक्शन थी, उनके आदेश पर पूरी जांच पड़ताल हुई है और उस जांच पड़ताल में जो है वो एपीएमसी के नुमाइंदों को कहीं ना कहीं आरोपी पाया गया है और उसके बाद जो है ये गड़बड़झाला ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन न्यूज 18 ने पर्दा उठाया है, तो अब इस पर्दे के पीछे क्या सच है ये सामने आना बहुत जरूरी है और जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई होना भी लाजमी है। धर्मशाला से कैमरामैन राहुल चावला के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज 18 हिमाचल। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं। हमारे साथ सहयोगी विचित्र शर्मा धर्मशाला से जुड़ गए हैं। विचित्र, न्यूज 18 के खुलासे के बाद आखिर इस गड़बड़झाले पर आज बैठक होगा, मंथन किया जाएगा। आपसे जानना चाहेंगे एजेंडा इस बैठक का क्या रहेगा, कितने बजे ये बैठक होगी, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि रिटेल की दुकान को अब थोक में तब्दील किया जा रहा है। कितनी ऐसी दुकानें हैं जो कि थोक के नाम पर रिटेल में चलाई जा रही थी, और आगे भी इस पर सवाल पूछेंगे। पहले इन सवालों का जवाब। तो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से विचित्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। कुछ तकनीकी खामियां हैं, तब तक आपको तस्वीरें दिखा दें और इन तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से रिटेल की दुकान चलाई जा रही है, जिसकी दुकान थोक की होनी चाहिए थी। हालांकि कृषि मंत्री की ओर से साफ तौर पर कहा गया था कि थोक की दुकानें चलाई जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद कृषि मंत्रालय के नाक के तले, नाक के नीचे रिटेल की दुकानें चलाई जा रही थी। हालांकि न्यूज 18 के खुलासे के बाद फिलहाल लोग बयान बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बैठक भी की जा रही है और एजेंडा वही जो कि मुद्दा न्यूज 18 द्वारा उठाया गया था। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से रुक करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सहयोगी विचित्र जुड़ गए। विचित्र, क्या आप तक अब हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल अंकिता, देखिए
हम इस वक्त की अगर बात करें तो हम अभी सब्जी मंडी में ही हैं, धर्मशाला की उसी सब्जी मंडी में है जहां पर 10 नंबर जो दुकान है उसको ई रिटेल में दिया गया है। और हाँ, बड़ा सवाल यहां पर यह उठा है कि ये जो 10 नंबर जो दुकान जब अलॉट की गई थी तो ये दुकान जो है इसकी बोली नहीं लगी थी, जिसकी वजह से जो है जो शिकायत करते हैं खासतौर पर जो लोग पीड़ित हैं उनका ये कहना है कि हम लोगों को जब पता चलता तो बोली में वो शरीक होते, वो बोली देते, उसके बाद या दूसरी प्रक्रिया जो एपीएमसी की ओर से अपनाई जाती तो उस दौरान जो है वो इस दुकान को वो खरीद सकते हैं। चूंकि बहुत सारे बेरोजगार लोग हैं और उनकी चाहत रहती है कि जो लोग इस तरह की कुछ जड़ी बूटियों का काम करते हैं, जो कुछ जो फ्रूट्स और जो फल सब्जियां बेचते हैं, उन लोगों की चाहत रहती है कि मंडी में अगर उनको कोई बूथ या कोई दुकान मिल जाए तो गनीमत हो। तो ऐसे में जो है जब ये सब चीजें जो तमाम प्रक्रिया थी वो उनकी जो औपचारिकताएं थी उसमें कहीं ना कहीं जो गड़बड़ी हुई तो वो शिकायतकर्ता जो है वो परेशान हो गए और उनकी ओर से शिकायतें दी गई और उसी शिकायत में ये पाया गया कि जो दुकान 10 नंबर दुकान है, अगर मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा दिखाए कि हम इस वक्त जिस सब्जी मंडी में खड़े हैं ये सामने जो दुकान है ये वही 10 नंबर रिटेल की दुकान है जो ई रिटेल की है और इसकी बोली नहीं लगी थी। और बोली न लगने की सूरत के अलावा जो है इसको अपने चाहतों को ही अलॉट कर दिया गया था और उसके बाद जो है वो 1 साल तक पूरे समय अवधि पूरी हो जाने के बाद भी अभी तक ये दुकान ज्यों की त्यों बरकरार है। और हाँ, अब जब न्यूज़ 18 ने इस पूरे मसले को उठाया है, इस पूरे मुद्दे को उठाया है तो उसके बाद जो है वो अब आनन फानन में जिला उपायुक्त की ओर से बैठक बुलाई गई है जो कि जिसमें एपीएमसी के नुमाइंदे शरीक होंगे और उसमें जो प्रस्ताव यहां पर लाए गए हैं उसमें जो 10 एजेंडों को शामिल किया गया है और उस 10 एजेंडों में से जो एक अहम एजेंडा है अंकिता, मैं आपको बताऊं कि वो 9 नंबर के पर एजेंडे पर अगर आप देखें, चूंकि इस बैठक से पहले ही जो मुख्य जो मेन कॉपी है वो हमारे हाथ में लग चुकी है और उसमें जो 9 नंबर का एजेंडा जो है उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो इसी दुकान को जो ये 10 नंबर ई रिटेल की दुकान है उसको शामिल किया गया है। हम ये नहीं कहते कि इस दुकान को आखिर क्यों शामिल किया गया और क्या इसके बारे में करना है, इस पर चर्चा जो है वो बुलाई गई है, उस पर क्या कुछ होना है, लेकिन हाँ सूत्र जो कह रहे हैं उनका कहीं ना कहीं यही कहना है। बिल्कुल विचित्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तमाम सवाल इस बीच उठते हैं कि आखिर इसका सीधा फायदा किसको हो रहा है, अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है उसको ताक पर रखकर गैर कानूनी तरीके से आखिर क्यों रिटेल की दुकान चलाई जा रही है थोक के नाम पर। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हालांकि उम्मीद यही करते हैं कि कुछ न कुछ हल इस बैठक में जरूर निकलेगा। उधर जब इस गड़बड़ झाले की जांच की जा रही है तो एक और घपलेबाज सामने आई है। सरकार ने तो मामले की जांच के आदेश मार्केट बोर्ड के एमडी को दिए, लेकिन एमडी साहब ने सेम रैंक के अधिकारी यानी कि एपीएमसी हमीरपुर साहिब को जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन एपीएमसी हमीरपुर ने समकक्ष अधिकारी की जांच से मना करने के बाद सरकार ने एपीएमसी डिप्टी डायरेक्टर ऊना को जांच के आदेश दिए। एपीएमसी कांगड़ा का विषय 2017 का विषय है, उसमें दुकानों का अलॉटमेंट कमेटी का विषय था। हमारे ध्यान में आया था कि 2017 में कुछ शिकायतें आई थी कि 2017 में कुछ लोगों को जो है कानूनों के विपरीत जो है अलॉटमेंट्स हुए हैं। तो हमारे एमडी जो है उस वक्त एमडी ने एक कमेटी बना के भेजा। कमेटी में जो है सेम रैंक के अधिकारी को, सिमिलर अधिकारी को, पोस्ट के अधिकारी को भेजा। जो एपीएमसी सेक्रेटरी कांगड़ा का इंक्वायरी के लिए एपीएमसी सेक्रेटरी हमीरपुर को भेजा गया। एपीएमसी सेक्रेटरी हमीरपुर ने कहा कि मैं इसका इंक्वायरी कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं समकक्ष उसी पोस्ट का अधिकारी हूं, मैं इंक्वायरी कर नहीं पाऊंगा। अभी हमारे ध्यान में आया, हमने इसको बदल दिया है, डिप्टी डायरेक्टर ऊना को दिया है। अब डिप्टी डायरेक्टर ऊना जो है उस पद से बड़े अधिकारी हैं, इसका इंक्वायरी करेंगे तो सब कुछ सामने आएगा। प्रदेश कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर पदभार संभालने से पहले ही एक्शन मोड में आ गए हैं। कुलदीप राठौर ने पार्टी नेताओं की बयानबाजी को लेकर कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा कि कार्यकर्ता बेवजह की बयानबाजी न करें। पार्टी में किसी भी अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनुशासन तोड़ने पर कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की गाज गिरेगी। पिछले 1-2 दिनों में बयान जो है अखबारों में आए, पार्टी आला कमान ने इन बयानों पे कड़ा संज्ञान लिया है। श्रीमती रजनी पाटिल जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस मामलों की प्रभारी है, उनकी मुझसे दूरभाष पे बात हुई है। उन्होंने मुझे इस संदर्भ में हिमाचल से रिपोर्ट तलब की है। मेरा सभी कांग्रेस जनों से ये निवेदन है कि कृपा करके जो है बयानबाजी बंद करें। मैं इस तरह की अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त करने वाला नहीं हूँ। मैं सभी कार्यकर्ताओं से ये आह्वान करता हूँ, लोकसभा के चुनाव है, अगर बयान देने हैं, खिलाफत करनी है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की करें, सरकार की करें। अगर परस्पर ये बयानबाजी होगी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। वहीं वीरभद्र सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच जुबानी जंग को कौल सिंह ठाकुर ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि सुक्खू ने अच्छा काम किया और संगठन को मजबूत बनाया।
हमारे वक्त में कोई दवा घोटाला नहीं हुआ है। जिन जिन कंपनियों के सैंपल फेल हुए हैं उन कंपनियों के लाइसेंस भी हमने सस्पेंड किए हैं और कोई दवाई घोटाला जो है कांग्रेस के वक्त में नहीं हुआ। जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था, इन्होंने कहा कि आशा वर्कर के वक्त में कोई भर्ती गलत हुई है। हमने कहा इंक्वायरी कर लीजिए, जल्दी से जल्दी जो चार्जशीट बनाई है उस पर अमल करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी टेन्योर खत्म हो जाए और चार्जशीट जो है हवा में रह जाए। हम कहते हैं कि करें, कोई भी करें। हमने ईमानदारी के साथ काम किया है, लोगों की सेवा की है और स्वास्थ्य विभाग में, राजस्व विभाग में सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन जो है मेरे वक्त में जो है। मंडी के स्टोह गांव का राकेश 8 साल बाद अपने घर वापस लौटा है। घर वापसी पर राकेश ने न्यूज 18 का आभार जताया। दरअसल न्यूज 18 पर राकेश उर्फ रिंकू के सऊदी अरब में फंसे होने की खबर प्रमुखता से दिखाई गई थी। राकेश सऊदी अरब में इलेक्ट्रिक कंपनी नसीब में काम करने गया था, लेकिन साल 2014 से राकेश को बिना सैलरी दिए काम करवाया जा रहा था। राकेश ने सऊदी अरब में बीते समय को याद करते हुए बताया कि वहां गुलामों की तरह जिंदगी बीती है, लेकिन न्यूज 18 की कोशिशों की वजह से आज वो अपने घर वापस लौट पाया है। 2011 में सऊदी अरब गया था और 2011 से लेकर 2014 लास्ट तक मेरे को सैलरी वगैरह सब कुछ सही था मेरा उधर। उसके बाद कंपनी ने मेरा दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया, दूसरी जगह ताइरल सदी। तो उसके बाद उन्होंने कुछ दिन तक सैलरी वगैरह जो भी था कुछ दिया। उसके बाद उन्होंने कुछ भी एक पैसा नहीं दिया। बहुत मतलब ऐसा ज़िंदगी नहीं देखा कभी, बहुत ख़राब ज़िंदगी व्यतीत की है उधर। वो 8 साल के बाद सऊदी अरब से घर वापस आए हैं। हमारे घर में कुछ कम हाल है, हम मीडिया वालों को धन्यवाद करते हैं। मेरा बेटा जो है तो बाहर गया था 2011 में से और 2019 तक। तो इनका मैं न्यूज़ चैनल वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। और अब आपको सोलन की पुलिस का गजब कारनामा दिखाते हैं। जो गए तो खूंखार अपराधियों को पकड़ने थे, लेकिन गिरफ्तारी से पहले पुलिसकर्मी अपनी गाड़ी से फेसबुक लाइव करने लगे। यानी कि काम जो कि गुपचुप तरीके से किया जाना था, उसकी जानकारी पहले ही उन्होंने फेसबुक पर दे डाली। की तलाश करते हुए जयपुर पहुंच चुके हम राजस्थान के बीहड़ में काफी घूमे हम 2-3 दिन से। लगता है हमारे हाथ वो लगी जाएंगे। अब शहर की तरफ कूच कर लिया है। ये है सोलन की फेसबुकिया पुलिस, जो बदमाशों की धरपकड़ के लिए सीक्रेट मिशन पर राजस्थान पहुंची। लेकिन फेसबुक पर सब कुछ लाइव चल रहा है। जो मिशन सीक्रेट होना था उसका सीधा प्रसारण किया जा रहा था, जिसमें धरपकड़ का पूरा ब्यौरा पेश हो रहा है। किसकी गिरफ्तारी करनी है, कौन कौन टीम में शामिल है, ये सब बताया जा रहा है। आरोपियों की तलाश करते हुए जयपुर पहुंच चुके हम राजस्थान के बीहड़ में काफी घूमे हम 2-3 दिन से। लगता है हमारे हाथ वो लगी जाएंगे। अब शहर की तरफ कूच कर लिया है। ढूंढ के लेके आएंगे। शुरू है, खाली नहीं आते हम कभी। दरअसल सोलन पुलिस ने शहर के एक व्यापारी के दफ्तर में घुसकर पिस्टल दिखाकर धमकी देने वाले बदमाशों की धरपकड़ के लिए टीम देश भर में रवाना की। उन्हीं में से एक टीम को राजस्थान भी भेजा गया, जो कि पूरी तरह से सीक्रेट मिशन था। लेकिन फेसबुक के शौकीन पुलिस वाले बदमाश तक पहुंचने से पहले ही ढिंढोरा पीटने लगे। देखिए तो जरा कितना सीक्रेट है ये मिशन। आरोपियों की तलाश करते हुए जयपुर पहुंच चुके हम राजस्थान के बीहड़ में काफी घूमे हम 2-3 दिन से। लगता है हमारे हाथ वो लगी जाएंगे। अब शहर की तरफ कूच कर लिया है। ढूंढ के लेके आएंगे। शुरू है, खाली नहीं आते हम कभी। जब हिमाचल पुलिस के नए कारनामे का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस अधीक्षक भी सन्न रह गए। न्यूज 18 ने जब इस बारे में एसपी साहब से बात की तो उनका कहना है कि इस टीम में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। बहरहाल पुलिस अधिकारी अब कार्रवाई की बात करते रहें, लेकिन पुलिस का सीक्रेट मिशन तो बेपर्दा हो चुका है। सोलन से कीर्ति कौशल, न्यूज 18 हिमाचल।
हिमाचल वासियों को लंबे समय से जिस रेल सौगात का इंतजार था वो केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा के ऊना दौरे के साथ पूरी हुई। 16 किलोमीटर लंबी ब्रॉडगेज लाइन के उद्घाटन के साथ ही हिमाचल एक्सप्रेस ट्रेन का भी उद्घाटन किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल में आजादी के बाद से लेकर अब तक रेल विस्तार ना के बराबर ही हुआ, लेकिन मंगलवार को हिमाचल के ऊना में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने अंब से दौलतपुर चौक तक 16 किलोमीटर लंबे ब्रॉडगेज लाइन का उद्घाटन किया। बता दें कि इस रेल लाइन पर 16 बड़े और छोटे पुल हैं, जबकि 2 स्टेशन भी बनाए गए हैं। इसे बनाने में कुल 335 करोड़ रुपए की लागत आई है। हिमाचल की रेलवे की दृष्टि से काफी उपेक्षा हुई है, लेकिन वर्तमान सरकार ने रेलवे के निवेश को हिमाचल में 3 गुना से ज्यादा बढ़ाया है। कई रेलखंड हमने खोले हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण परियोजनाओं को पूरा होने में थोड़ी देर होती है। रेल मंत्री ने इसके अलावा नई दिल्ली और अंब अंदौरा के बीच हर रोज चलने वाली हिमाचल एक्सप्रेस का उद्घाटन भी किया। हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ब्रॉडगेज लाइन ऊना से दौलतपुर तक पहुंच चुकी है और आज दौलतपुर रेलवे स्टेशन जो है वो रेल मानचित्र पर दिखाई दे रहा है। क्या है यहाँ के लोगों का क्या कहना है इस बारे में, आइए उनसे जानते हैं। यहाँ तक रेल पहुंची है दौलतपुर तक, क्या कहना चाहेंगे? हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे दौलतपुर चौक में अभी रेल पहुंची है। जो सभी का सपना था जो आज साकार हुआ है, इससे बढ़िया और खुशी की बात क्या होगी यहाँ के लोगों के लिए कि उनको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हर फैसिलिटी अवेलेबल हो रही है उनको। आप क्या मानते हैं कि क्या सुविधाएं जो है वो यहाँ पर मिलेगी? मुझे बहुत खुशी हुई है कि हमारे दौलतपुर में ट्रेन चली है और ये बहुत खुशी थी। ये सर्वा मेरे पापा जी ने किया था और आज मेरे हस्बैंड ने मतलब ये पूरा किया है। बहुत खुशी है। क्या मानते हैं रेल जो है वो दौलतपुर तक पहुंची है और जल्द ही तलवाड़ा तक पहुंचने का आश्वासन दिया जा रहा है, दावा किया जा रहा है, क्या कहते हैं? सर, आज गगरेट विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ा ही एक खुशी का दिन है। नांगल से तलवाड़ा ब्रॉडगेज लाइन 83 किलोमीटर लंबी है, जिस पर दौलतपुर चौक ऊना जिले का अंतिम स्टेशन है। पंजाब में दौलतपुर चौक से तलवाड़ा तक 8 किलोमीटर का ट्रैक अभी भी निर्माणाधीन है। सिन्हा ने कहा कि 2022 तक पंजाब में मुकेरिया तक रेल लाइन का विस्तार किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 4-5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश का रेल नेटवर्क भी देश के बाकी प्रदेशों के रेल नेटवर्क की तुलना में बराबरी में आ सकेगा। इस रेल लाइन की आधारशिला 1974 में तत्कालीन रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा ने अंब में रखी थी। इस रेल लाइन पर कुनेरन गांव में पड़ने वाले एक स्टेशन का नाम चिंतपूर्णी मार्ग रखा गया है, क्योंकि ये चिंतपूर्णी मंदिर के सबसे करीब है, जहां पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर तीर्थयात्री आते हैं। बता दें, ये मंदिर रेलवे स्टेशन से 25 किलोमीटर दूर है, जहां सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। दौलतपुर के लोगों की बरसों पुरानी मांग जो है वो पूरी हुई है, जिसको लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन चंद्रमोहन चौहान के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल, दौलतपुर। जयराम सरकार प्रदेश में नए पर्यटन स्थल विकसित करने की राह पर है और इसके लिए सरकार ने नई योजना तैयार की है। कांगड़ा के बीड़ बिलिंग पैराग्लाइडिंग साइट को अब सरकार टूरिस्ट स्पॉट बनाने जा रही है। हिमाचल प्रदेश में कई टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिन्हें टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर विकसित किया जा सकता है, लेकिन ऐसी जगहें अब तक अनदेखी का शिकार होती रही हैं। सूबे की जयराम सरकार ने इस दिशा में बेहतर कदम उठाते हुए नई मंजिल नई राहें योजना तैयार की, जिसके तहत कांगड़ा के बीड़ बिलिंग को पर्यटन स्थल के तौर पर तैयार किया जाएगा। बीड़ बिलिंग, जैसा कि आपको विदित है कि नई राहें नई मंजिलें के तहत ये तीसरा डेस्टिनेशन था जो हिमाचल का चूज़ किया गया था। जैसे कि शिमला का चांसल था, मंडी का जंजैली और कांगड़ा का बीड़ बिलिंग। इसके तहत जो है अभी तक हमें 14.62 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है, जिसमें से लगभग 5 करोड़ रुपए हमें जारी भी कर दिए गए हैं विभाग द्वारा और वो हमने फिर DFO पालमपुर को आगे फर्दर जारी कर दिए हैं। सरकार ने 5 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी कर दी है, जिसे वन विभाग पालमपुर को सौंपा गया है, ताकि जल्द से जल्द इस साइट का काम शुरू हो पाए। तो DFO पालमपुर जो है 5 करोड़ रुपए की धनराशि से जो है अपने ट्रैकिंग रूट्स प्लस कुछ कैंपिंग साइट्स और फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेस की जो है इनके इस एरिया में उनकी रेनोवेशन का कार्य करेंगे
और इसके हेतु उन्होंने अपने PCCF से भी जो है ये स्वीकृति के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए केस भेजा हुआ है। इतना ही नहीं, शिमला के चांशल, मंडी के जंजहेली का भी इस योजना के तहत चयन हुआ है और इसके लिए पर्यटन विभाग शिमला में लगातार बैठकें भी कर रहा है। बस देखना यह होगा कि ये योजना सिरे चढ़ पाती है या नहीं। धर्मशाला से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।